गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फूड एंड न्यूट्रिशन के अगले क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म हम पढ़ रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी एक्सपेंडिचर से तात्पर्य होता है शक्ति का व्यय या ऊर्जा का व्यय भी कह सकते हैं इसे। तो वो कौन से कारक हैं जो किसी व्यक्ति के ऊर्जा के व्यय को प्रभावित करते हैं, आज उन्हीं कारकों का हम अध्ययन करेंगे। ऊर्जा चयापचय के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से कैलोरीज़ होती हैं, किस प्रकार से हमारा इनटेक होता है। कैलोरीज़ किसी भी गतिविधि को करने में, क्रिया को करने में मांसपेशियों को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, तो वो होता है हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर या ऊर्जा का व्यय कह सकते हैं हम। तो आज हम एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी शारीरिक कुल शक्ति व्यय को प्रभावित करते हैं, वो कौन से कारक हैं। तो विभिन्न कारकों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर एक एक इनका एक्सप्लेनेशन, इनका स्पष्टीकरण वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्क्यूलर एक्टिविटी। मस्क्यूलर एक्टिविटी से तात्पर्य है मांसपेशीय क्रियाकलाप। मांसपेशीय क्रियाकलाप क्या होता है? जो मांसपेशियों का उपयोग करके जो भी शारीरिक श्रम हम कर रहे हैं वो मांसपेशीय क्रियाकलापों में के अंतर्गत आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड मस्क्यूलर एक्टिविटी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है कि कितनी उम्र में बच्चे की या बालक की या व्यक्ति की कितनी वृद्धि हो रही है, शारीरिक वृद्धि हो रही है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति की आयु भी आएगी और उसकी अवस्था भी आएगी। तो शारीरिक वृद्धि में आप भी जानते हैं कि जब शारीरिक वृद्धि की ज़्यादा तीव्र गति से हो रही है तो उस समय ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होगी। तीसरा पॉइंट आप देखिए, इसमें है फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य। एक एक पॉइंट अभी केवल ब्रीफली मैं आपको बता रही हूँ, एक एक पॉइंट के ऊपर अलग से एक एक स्लाइड बनी हुई है जिसकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। फिजिकल हेल्थ से तात्पर्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति का कैसा है, स्वस्थ है कि बीमार है, बीमार है तो उसकी स्थिति कैसी है, ये कारक भी प्रभावित करेगा उसके ऊर्जा के व्यय के कारकों के अंतर्गत उसके ऊर्जा के व्यय की दर को प्रभावित करेगा। फिर चौथा बिंदु आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन से मतलब है मौसम कैसा है, किस प्रदेश में रहते हैं, गर्म प्रदेश में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, शुष्क प्रदेश में रहते हैं, जलवायु कैसी है वहाँ की, इससे तात्पर्य है। तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। व्यक्ति का एनर्जी एक्सपेंडिचर, ऊर्जा का व्यय कम होगा ज़्यादा होगा, अभी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी से तात्पर्य है गर्भावस्था, लैक्टेशन यानी धात्र्यावस्था, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता माता की बढ़ जाती है, परिवर्तन आ जाता है उसकी अवस्था के कारण। तो इसीलिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि माता के कुल शारीरिक ऊर्जा व्यय को प्रभावित करेगा। ठीक है। चलिए एक एक एक्टिविटी को अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मस्क्यूलर एक्टिविटी, मांसपेशीय क्रियाएं। मांसपेशीय क्रियाएं क्या होती हैं? जहां हम मांसपेशियों का इस्तेमाल करके कोई भी शारीरिक श्रम या क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। अब जब हम परिश्रम करते हैं तो क्या होता है? हमारी शक्ति ज़्यादा व्यय होती है, खर्च होती है। क्यों? क्योंकि आधारीय उपापचयन की दर और ऊर्जा का उपापचयन दोनों ही प्रभावित होते हैं। एनर्जी मेटाबॉलिज्म और बेसल मेटाबॉलिक रेट दोनों में परिवर्तन आता है, चेंज आता है। तो जब हम कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो क्या मांसपेशियां उस शरीर के उस हिस्से की इस्तेमाल में आती हैं, ज़्यादा यूज़ होती हैं। और एक टर्म होती है, शब्द होता है जिसे कहते हैं मसल टोन। मसल टोन से तात्पर्य है मांसपेशीय टोन। उस मांसपेशीय टोन वो रिदम है जिससे कि हम काम को करने की क्या कहें कि स्पीड बनाए रख रहे हैं, गति बनाए रख रहे हैं। और इस टोन को बनाए रखने में
ये मांसपेशीय टोन को बनाए रखने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए 3 प्रकार की क्रियाओं को हम देख सकते हैं और आगे जब हम आहार आयोजन करेंगे तब इसके आधार पे ऊर्जा का व्यय अलग अलग होगा, उसी के आधार पे उनके पोषक तत्वों की मांग भी अलग अलग होगी। कोई व्यक्ति साधारण क्रियाशील हो सकता है, मध्यम क्रियाशील हो सकता है, अधिक क्रियाशील हो सकता है। साधारण क्रियाशील से तात्पर्य ये है कि जहाँ हम शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं साधारण तौर पे। मध्यम क्रियाशील से तात्पर्य ये है जहाँ पे कि बीच की श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का हो रहा है शारीरिक श्रम, और अधिक क्रियाशीलता जहाँ ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा मेहनत वाला कार्य हम मांसपेशियों के द्वारा कर रहे हैं। अब साधारण क्रियाशील का उदाहरण क्या होगा? जैसे कि रोज़ हम उठते हैं, अपना काम कर रहे हैं, नहाना धोना, अपना खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, अपने ऑफिस तक थोड़ा बहुत चल के जा रहे हैं या गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ क्या हुई? ये सिंपल, इसमें ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। अब वहीं पे दूसरा आप उदाहरण ले लो कि मान लीजिए 8 किलोमीटर दूर पे ऑफिस है और वो 8 किलोमीटर की दूरी जो है वो साइकिल से तय करके कोई व्यक्ति जा रहा है। तो उस स्थिति में वो व्यक्ति साधारण गतिविधि से आगे निकलते हुए मध्यम गतिविधि में आ जाएगा, यानी उसे मध्यम क्रियाशीलता की श्रेणी के अंतर्गत हम श्रेणीबद्ध करेंगे। तो वो उसे इंग्लिश में कहेंगे मॉडरेट एक्टिविटी या मध्यम क्रियाशीलता कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि वो आधा घंटा साइकिल चला के फिर अपने कार्यस्थल पे पहुंच रहा है, तो वो शारीरिक श्रम कर रहा है। उस आधे घंटे में जब वो साइकिल चलाने का काम कर रहा है, उसका ऊर्जा का व्यय अधिक हो रहा है, वो शारीरिक परिश्रम कर रहा है, इसीलिए वो मध्यम क्रियाशीलता में आ गया। अब अधिक क्रियाशीलता में कौन आएगा? अधिक क्रियाशीलता में जो मज़दूर है, जो दिन भर काम कर रहा है, खुदाई कर रहा है या फिर मिट्टी उठाने का काम कर रहा है, या कोई कारीगर है, बार बार उसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, ढोने का, सामान ढोने का काम कर रहा है, तो ऐसा वाला जो कार्य है वो अधिक क्रियाशीलता में आ जाएगा। अब ये तो मैंने आपको पुरुषों के संदर्भ में एग्जाम्पल बताया, हम महिलाओं के संदर्भ में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि एक महिला जो घर में खाना बनाने का काम कर रही है और मिक्सी भी है उसके पास, और सर्वेंट लगा है जो सफाई और झाड़ू पोछा और इस प्रकार का काम कर रहा है, कपड़े धोने का काम कर रहा है, या वो मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है, तो उसमें ऊर्जा का व्यय नहीं लग रहा, तो वो ऐसी महिला साधारण क्रियाशीलता की श्रेणी के अंतर्गत आएगी। लेकिन वही एक महिला जो मिक्सी का प्रयोग नहीं कर रही, जैसे गांव की एक महिला है, वो दूध दही छाछ भी निकाल रही है, चक्की से पीसने का काम कर रही है, गेहूँ पीस के आटा बनाने का काम कर रही है, या दाल दलने का चक्की से काम कर रही है, या सिलबट्टे से मसाले पीसने का काम कर रही है, तो वो क्या है, वो मध्यम क्रियाशीलता की श्रेणी में आ जाएगी, क्योंकि वो कार्य वो जो कर रही है उन गतिविधियों में उसकी ऊर्जा का एक्सपेंडिचर, ऊर्जा का व्यय बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, इसीलिए वो साधारण की श्रेणी से निकल के मध्यम क्रियाशीलता की श्रेणी के अंतर्गत आ गई। और अधिक क्रियाशीलता में महिला कौन सी होगी? जो खेतों में भी काम कर रही है, भाई ये काम भी कर रही है और साथ में खेत में जाके काम कर रही है, वहाँ 5-6 घंटे काम कर रही है, खेती में, धूप में, खुदाई या जो भी जिसमें शारीरिक परिश्रम अधिक हो रहा है, ऐसे कार्य को वो संपन्न कर रही है, तो वो हो जाएगी अधिक क्रियाशीलता के अंतर्गत। तो बहुत सीधा सा संबंध है ऊर्जा के व्यय का, जितना अधिक क्रियाशीलता होगी ऊर्जा का व्यय भी उतना ही अधिक होगा, और इसीलिए कैलोरी की मांग अधिक होगी। तो अगर पोषण की आवश्यकताओं को देखें, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को देखें, तो जो व्यक्ति अधिक क्रियाशील है उसकी रोज़ की RDA के अनुसार कैलोरी की रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता, तो कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो ज़्यादा रहेगी, और मध्यम की उससे कम रहेगी, और साधारण की उससे भी कम रहेगी। तो ये जो मानसिक श्रम करने वाला, ये सब शारीरिक श्रम के अंतर्गत आएंगी चीज़ें। अब जो व्यक्ति मानसिक श्रम कर रहा है तो उसमें कम शक्ति का व्यय हो रहा है, तो कम शक्ति का व्यय हो रहा है तो इसीलिए वो साधारण से मध्यम क्रियाशीलता के ऊपर आ जाता है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर पे कई घंटों बैठ के काम कर रहा है, तो वो मध्यम क्रियाशील
हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी देर तक वो काम कर रहा है, इसके अलावा वो जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ के अपने ऑफिस जा रहा है। तो ये उसकी क्रियाशीलता पे निर्भर करेगा कि वो कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय है, मांसपेशियों का कितना प्रयोग वो कर रहा है। और जितना ज़्यादा मांसपेशियाँ क्रियाएँ संपन्न होंगी, उतना ही अधिक ऊर्जा का व्यय होगा, उतना ही अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ऊर्जा की आवश्यकता शरीर के द्वारा होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ से तात्पर्य, अब रेट ऑफ ग्रोथ से क्या तात्पर्य है, इसके अंदर शारीरिक वृद्धि आ जाएगी, आयु आ जाएगी और अवस्था आ जाएगी। अलग अलग आयु में, उम्र के अलग अलग दौर में, क्योंकि शारीरिक वृद्धि की तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो इसीलिए जहाँ शारीरिक वृद्धि ज़्यादा हो रही है वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता और व्यय दोनों ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बाल्यावस्था हुई, बाल्यावस्था में जो तीव्र शारीरिक वृद्धि वाली अवस्था है, तो वहाँ पे क्या होगा, शरीर के द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाएगी और क्योंकि मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ गया, एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो पहला तो एज वाला फैक्टर हो ही जाएगा, अवस्था वाला भी फैक्टर हो गया। तो जो यंग है, 25 साल से पहले वाली उम्र के जो व्यक्ति हैं, वहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहेगा, लेकिन करीब 25 से फिर वो डाउनफॉल आने लगेगा, जिसमें कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने लगेगा। तो शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी 25 के बाद, तो बाद में ये इसमें प्रतिशत में आगे कमी आ जाएगी। तो आयु भी इसके लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, अवस्था भी जिम्मेदार है कि भाई ग्रोथ की, शारीरिक वृद्धि की कौन सी अवस्था में वो बच्चा है, बालक है या पुरुष है या स्त्री है, शारीरिक वृद्धि कैसी है, उसकी उम्र कैसी है। क्योंकि जो बाल्यावस्था में बच्चा, अब 8-9 साल का बच्चा है, वो खेलता है, कूदता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो क्या होगा, शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहा है। जब वो शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहा है तो फिर उसकी ऊर्जा का खर्च ज़्यादा हो रहा है, खर्च ज़्यादा होगा तो फिर हमें आवश्यकता भी ज़्यादा होगी, तो उसकी पोषक तत्वों की मांग के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता उसको ज़्यादा होगी। तो जब बहुत सिंपल सा संबंध है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो कैलोरी की डिमांड शरीर के द्वारा, आरडीए में कैलोरी की जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, वो भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से शारीरिक वृद्धि, उसकी आयु, अवस्था, ये दोनों प्रभावित करेंगे। और आगे देखें, हेल्थ। अब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, अगर बिल्कुल अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका एक हेल्दी मेटाबॉलिक रेट रहता है। लेकिन अगर वो बीमार है, और बीमारी में भी विशेष रूप से अगर ज्वर की स्थिति आ रही है, तो ज्वर की स्थिति में उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा। और हम देखें कितना बढ़ जाएगा, आप देखो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उस 1 डिग्री के साथ 7% मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है ऊर्जा की रिक्वायरमेंट जब कोई व्यक्ति फीवर या ज्वर से ग्रस्त होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो अंदर की आंतरिक क्रियाएं होती हैं ना, उनको संपन्न हो रहा है। और ज्वर की स्थिति में क्या होता है, कोशिकाओं का विघटन ज़्यादा होने लगता है। अब जब चीज़ टूट ज़्यादा रही है तो फिर उसको बनाना भी पड़ेगा, बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि ज्वर की स्थिति में कैलोरी की भी मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि शारीरिक तापमान बढ़ेगा, तो मेटाबॉलिक रेट 7% प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के हिसाब से बढ़ जाएगा। जलवायु, क्लाइमेटिक कंडीशन का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर में संतुलन होता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो ये संतुलन जो है शरीर का वो प्रभावित होता है। तो वरना क्या होगा, सर्दी में अगर हमारा शरीर भी उतना ही ठंडा रहने लगेगा तो क्या होगा, अंदर जो बर्फ़ की कंट्रीज़ में या शीत प्रदेशों में रहते हैं उनका अंदर से खून जमता तो नहीं है, शरीर उस एक होम्योस्टेसिस की स्थिति में होता है, जिसमें वो एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन बनाता है, बाहर के वातावरण से अंदर अपने शरीर के तापमान को सामंजस्य स्थापित करता है और उसके बराबर
एडजस्टमेंट बनाता रहता है। तो प्रकृति जो है हमारे शरीर के संतुलन को ठीक रखती है। और सर्दियों में आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, सर्दियों में एक्टिविटी लेवल मतलब जैसे टेम्परेचर कम होता है, सर्दी का मतलब हुआ टेम्परेचर कम, तो फिर क्या होता है, मांसपेशियों की संकुचन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। आप कांपते हैं, कप कप आते हैं, तो मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है, यांत्रिक है या अनैच्छिक कह सकते हैं उसे। लेकिन जैसे ही शरीर में ताप में वृद्धि होती है, गर्मियों में जैसे कि स्थिति हो रही है, तो उस समय क्या होता है, शरीर उस टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की फिर कोशिश करता है। तो फिर क्या होता है, पसीना निकलता है। वो पसीना शरीर के टेम्परेचर को कम करने का प्रयास है। तो जो शरीर का तापक्रम है वो थोड़ा कम हो जाए, पसीने से ठंडक आती है। इस वजह से दोनों ही प्रकार की जलवायु के परिवर्तन में शरीर क्रिया करता है, उससे एडजस्ट करने की, होम्योस्टेसिस की स्थिति बनाए रखने के लिए। तो ठंडे प्रदेशों में जनरली क्या होता है, उपापचयन की जो गति को बढ़ाने वाले भोजन हैं उसको ज़्यादा उपभोग किया जाता है। ठंडे प्रदेश में जैसे कि जहाँ बर्फ़ पड़ती है या ठंडा तापमान कम रहता है ज़्यादा, ऐसी जगहों पे लोग नॉन वेज खाते हैं ज़्यादा, प्रोटीन अधिक प्राणिज वसा लेते हैं, जिससे कि उनके शरीर में हीट जनरेट हो, डाइजेशन उसके करने की प्रक्रिया के दौरान शरीर से ऊष्मा जनरेट हो, ऊष्मा बने। तो इस प्रकार से जलवायु का असर होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में अपेक्षाकृत ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाएगी, तो हम ज़्यादा गरिष्ठ भोजन भी पाचन कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में उतना गरिष्ठ भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। तो ये प्रभाव पड़ता है जलवायु का हमारे शरीर की पोषक तत्वों की और ऊर्जा की आवश्यकता के ऊपर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गर्भावस्था और धात्रीवस्था। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों ही स्थितियों में शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता में भी अंतर होता है और ऊर्जा के खर्च में भी परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है इस दौरान। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, क्योंकि माता के शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं और जो गर्भावस्था में भ्रूण विकसित हो रहा है उसकी भी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, और उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता माता को होती है। तो 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रोटीन की भी 15 ग्राम बढ़ जाती है, इन एडिशन आवश्यकता हो जाती है। धात्रीवस्था में इससे थोड़ी सी कम हो जाती है प्रोटीन की आवश्यकता। तो ये हम देखें कि संबंध जैसे ही किसी विशेष अवस्था में, जैसे ज्वर की अवस्था में भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा था तो ऊर्जा का व्यय बढ़ रहा था, इसी प्रकार से गर्भावस्था और धात्रीवस्था में भी जैसे ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा वैसे ही ऊर्जा का व्यय बढ़ेगा, और उसी प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता, कैलोरीज की मांग प्रभावित होगी, और वो आवश्यकता होगी कि ये अतिरिक्त भोजन से इनटेक हो। तो ये अवस्थाएं हैं, ये विभिन्न कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं हमारे ऊर्जा के व्यय को, शारीरिक कुल शक्ति के व्यय को प्रभावित करते हैं ये बिंदु, जिनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।